नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आपने देखा ही कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में कि जिन-जिन लोगों को शामिल किया गया है और जो पोर्टफोलियोज़ बाँटे गए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जो एनडीए के घटक दल हैं और ख़ास तौर पे मैं बात करूँ जेडीयू और उसके साथ-साथ टीडीपी की, उनको किस तरह से मंत्रालयों के नाम पर रेवड़ियाँ बाँटी गई हैं। एक एमओएस और एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके खेमे से, दोनों ही खेमे से। लेकिन आप ये देखिए कि कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि अगर कुछ नहीं दिया तो कम से कम रेल मंत्रालय तो उनको मिल ही जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों को ही एक तरह से एक सिर्फ फॉर्मेलिटी करके दोनों को जो मंत्रालय दिए गए हैं, दोनों ही पार्टियों को, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इस भारतीय जनता पार्टी को जो गठबंधन धर्म है वो निभाना आता ही नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो करना आता ही नहीं है और यही बात हम लगातार कर रहे हैं। आपको ये पता है कि 12 सांसद जेडीयू के हैं और 16 टीडीपी के हैं। ये सरकार पूरी की पूरी इन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से मंत्रालय देने के नाम पर और शर्तें मानने के नाम पर जो इन दोनों को दिया गया है, वो साफ तौर पर ये बताता है कि अगर वाकई में उनके अंदर कुछ शर्म बाकी है तो बहुत दिन तक वो इस गठबंधन में नहीं रहना चाहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये आ रही थी कि शायद यहाँ पर मंत्रालय यहाँ पर जो पोर्टफोलियोज हैं वो उस तरह से बेहतर नहीं दिए गए हैं, तो स्पीकर का पद शायद टीडीपी को दे दिया जाए। लेकिन अभी मैं आपको इस वक्त की अहम खबर ये बता रही हूँ कि पुरंदेश्वरी उनको लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं। और पुरंदेश्वरी कौन है? डी पुरंदेश्वरी जो है, रामा राव जो है, एनटी रामा राव उनकी बेटी है और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू की वो साली हैं। और जब 1996 में तख्ता पलट किया गया था चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एनटी रामाराव का, उस वक्त इन्होंने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था। 2004 और 2009 में ये कांग्रेस की सरकार में रही थी, लेकिन 2014 में वो मंत्री भी रही थी। लेकिन 2014 में जब इनका नाम जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो इन्होंने एक तरह से अपनी नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये कम्मा कम्युनिटी है, उसको बिलोंग करती हैं, क्योंकि टीडीपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है कम्मा कम्युनिटी। और एक तरह से उसी कम्मा कम्युनिटी में सेंध लगाने के लिए ये नाम जो है लोकसभा स्पीकर पद के नाम पर डी पुरंदेश्वरी का नाम लगातार सामने आ रहा है। और ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है लगातार कि टीडीपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और भले ही वो चंद्रबाबू नायडू की साली हो, लेकिन आपस में चंद्रबाबू नायडू का और डी पुरंदेश्वरी जो है उनका 36 का आंकड़ा है। तो मांग ये की जा रही थी टीडीपी की तरफ से कि स्पीकर का पद दिया जाए, तो दिया तो जा रहा है। आंध्र प्रदेश में से ही किसी को बनाया जाएगा, इस तरह की अभी तमाम तरह की खबरें हैं और ऐसे ही कोई नाम सामने नहीं आता है। लेकिन वो टीडीपी से नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी से होगा। इसी से आप ये समझिए कि जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है और जो बात लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही है कि एक तो आपको तमाम मलाईदार मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे हैं और एक तरह से खानापूर्ति के लिए इन दोनों को दो मंत्रालय, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट दे दिया गया है। और उसमें भी जो स्पीकर का पद है वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। अगर दूसरी तरफ देखें इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से तो नहीं कहा गया, लेकिन अगर हम केसी त्यागी की बात करते हैं, एक नहीं दो बार उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। अगर आप सोचें कि प्रधानमंत्री पद का अगर ऑफर दिया गया है तो फिर स्पीकर बनाना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर स्पीकर टीडीपी का बनता है तो ये भी कहा गया, संजय सिंह ने खुद कहा कि इंडिया गठबंधन उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी तो ये कहानी पूरी पलटती हुई नजर आ रही है और सवाल ये है कि
कि आखिर जिस तरह की हालत फिलहाल टीडीपी और जेडीयू की भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, वो अपने पुराने रंग में जो नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय भी वही रखेंगे और मंत्रिमंडल के नाम पर, पोर्टफोलियो के नाम पर वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आएंगे घटक दलों के साथ। तो आखिर ये सरकार कितने दिन चलने वाली है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है ये दोनों। इनमें से एक भी दल अगर अपना हाथ खींच लेता है इस एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको पता है ये सरकार गिर जाएगी। वही दूसरी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। संगीत सोम आपको पता है कि किस तरह के नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एमएलए हैं और उन्होंने आरएलडी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो सीटें हम जीत भी सकते थे वो सीटें हम आरएलडी की वजह से हारे हैं। ये कहना है संगीत सोम का, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। उनका कहना है कि आरएलडी की वजह से, आरएलडी को साथ में लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। तो अभी तो ये सरकार, अभी चंद दिन ही हुए हैं, अभी तो पोर्टफोलियोज ही कल बटे हैं, अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और अभी से आप ये देखिए ये तमाम बातें सामने निकलकर आने लगी हैं, जहां पर ठीकरा हार का आरएलडी पर फोड़ा जा रहा है। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं और संगीत सोम ने ये कहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी को जहां ये लग रहा था कि शायद उनको स्पीकर का पद दिया जाएगा और लगातार विपक्ष इंडिया गठबंधन उनको चेता रहा है, तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के वो ये कह रहे हैं। कल भी आपने देखा था कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था, उद्धव ठाकरे के बेटे ने भी कहा कि हम बार बार ये कहना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू को या फिर जेडीयू को कि स्पीकर का पद वो अपने पास रखें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कभी भी उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। ये भी कहा गया था कि अमित शाह अगर एक बार फिर से गृह मंत्री बनते हैं तो भी पार्टी उनकी किसी भी वक्त टूट सकती है। तो ऐसे वक्त में जब एक तरह से एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन ऑक्सीजन का काम किए हैं कि उनको 12 सीटें मिली हैं, चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से सबसे बड़े चेहरे के रूप में आंध्र प्रदेश के वो उभरे हैं, क्या उनको ना स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कोई सामने निकलकर नहीं आ रही है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस तरह की कोई बात अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। और वहीं एक तरह से उनके एक तरह से कॉम्पिटिटर को उनके सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है और स्पीकर पद के तौर पर कि आंध्र प्रदेश से तो बनाएंगे लेकिन वो टीडीपी से नहीं होगा। तो इससे ही तस्वीर ये साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी तरह के एरोगेंस में नजर आ रही है, क्योंकि आप ये देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है जिनको जो गठबंधन का धर्म निभाना जानते हो, ये नरेंद्र मोदी है और उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। जब से वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के और अब जब से वो 10 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, आपको पता है कि उनको सिर्फ हुक्म देना आता है, झुकना नहीं आता है। और अभी तो वो मजबूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी कितने दिन तक चलती है और हमें ये बताने की जरूरत जेडीयू टीडीपी को नहीं है। वो अच्छे से वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर सकती है, तोड़ फोड़ करके कैसे वो अपने नंबर को 272 तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसमें एक तस्वीर हमें इंडिया गठबंधन की भी देखनी है कि पिछली बार से के कंपैरिजन में अगर हम विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष बहुत मजबूत है और जेडीयू और टीडीपी के पास अगर वो चाहते हैं तो उनके पास एक मजबूत ऑप्शन मौजूद है, जहां उनके पास ऑफर्स की भरमार है। तो आखिर क्यों है इतने मजबूर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के? अभी भी वो वहां पर हैं और स्पीकर पद भी उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि उनकी साली को उनके सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है अगर उन्हें स्पीकर बनाया जाता है। और एक तरह से दोनों ही एक ही कम्युनिटी से आते हैं, कम्मा कम्युनिटी से, और टीडीपी का वो वोट बैंक है और बड़ा वोट बैंक है, ये कह सकते हैं एक बेस है उनका वो कम्मा कम्युनिटी, और वो भी उसी से आती हैं और उनको उनके सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि पुरंदेश्वरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है आंध्र प्रदेश में और वहां से भी इस बार वो चुनाव जीतकर आई हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान दो जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, वो भी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देखते रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत अत्री जी, शुरुआत मैं आपसे करूं, ये जो खेल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लग रहा था कि शायद स्पीकर का पद उनको दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं की साली को उनके सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है जिससे उनका एक तरह से 36 का
आंकड़ा है, रामाराव की वो बेटी है, तख्ता पलट जब हुआ था तब उन्होंने चंद्रशेखर का साथ दिया था, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उससे पहले वो कांग्रेस में रही और उनका नाम सबसे आगे अभी चल रहा है। अगर वो स्पीकर बनती है तो वो दूसरी होंगी आंध्र प्रदेश से आने वाले जो लोकसभा की स्पीकर बनेंगी। ऐसे में आप इस पूरी सियासी तस्वीर को अभी किस तरह से देखते हैं? और संगीत सोम का भी बयान, जहां पर वो आरएलडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वो सीटें जीत सकते थे, आरएलडी की वजह से जो सीटें जीत सकते थे वो भी हार गए। जो कुछ भी ये हो रहा है इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। 4 जून को जब परिणाम आ रहे थे, उसके बाद शाम को जब हम लोगों ने बात की आपस में, तो मैंने आपको ये कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका अलायंस की पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल शासन करना आता है डंडे के जोर पे, और ये अलायंस का वो हाल करेंगे जो समय के साथ साथ सामने आएगा। और कल जब विभाग बटे तो सारे देश के सामने स्थिति क्लियर हो गई कि ये है क्या। आपने स्पेसिफिकली बात की चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके पास एक आखिरी मौका था कि वो अपने आप को, अगर उनको बचाना था पॉलिटिकली, तो वो एनडीए अलायंस से चुनाव के बाद भी दूर रहते। उन्होंने ये बात भुला दी कि जो भी इनके अलाइज रहे हैं आज तक, बीजेपी के या अमित शाह और जो मोदी वाली जो बीजेपी है, पहले पुराने वाली बीजेपी और अब वाली, उन सब का क्या हश्र हुआ है। शरद पवार का हाल देख लीजिए, उद्धव ठाकरे का देख लीजिए, नवीन पटनायक का देख लीजिए, मायावती का देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला का देख लीजिए, और इससे पहले अगर आप 90s की बात करेंगे तब के चंद्रबाबू नायडू का देख लीजिए। तब वो कितने बड़े नेता होते थे और किंग मेकर उस दौर में होते थे वो, और उसके बाद कहा वो हाशिए पे चले गए थे। उनको अगर आंध्र प्रदेश की सरकार, जगन रेड्डी की सरकार अगर गिरफ्तार ना करती, वो अंदर ना जाते, तो शायद ये अलायंस भी नहीं होता। उनको लगा कि अभी तो स्टेट की एजेंसीज हैं, अगर सेंटर की एजेंसी और आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव था आंध्र प्रदेश में, उन सारी मजबूरियों के चलते वो आए। लेकिन उनके लिए जब 16 सीटें आई तो उनके लिए एक अवसर था कि वो स्मार्ट गेम करते, और स्मार्ट गेम केवल और केवल आज तक एक नेता बचा है भारतीय जनता पार्टी के खेल से, और उसका नाम है ममता बनर्जी, जिन्होंने समय रहते वहां से किनारा काट लिया। आप देख लीजिए आज वो कितनी बड़ी नेता है बंगाल की, और कितनी बार से सीएम है, और सारे का सारा एक छत्र साम्राज्य है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तमाम कारणों के चलते, जिस भी कारण से वो आए, मैंने उस दिन ये कहा था कि वो सरेंडर की मुद्रा में रहेंगे चाहे उनकी कोई भी स्थिति हो। उसके कारण देखिए आप क्या है। इन दोनों की ही बात करेंगे, नीतीश कुमार की भी और चंद्रबाबू नायडू की भी। नीतीश कुमार के पास निर्णायक सीटें होने के बावजूद, या नीतीश कुमार के बाद भी निर्णायक सीटें होने के बावजूद भी, वो प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे? वो चीज समझिए आप। जो ताकत आज इन दोनों के पास दिल्ली में है, खासतौर पर अमित शाह के पास, जो एजेंसियों की चीज, जो धनबल उनके पास है, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी किसी भी स्टेज पर। अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दोनों नेता अकेले ही खड़े रहे, जहां तक सांसदों की बात है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के अब चुनाव होने हैं, आपको पता है अक्टूबर में। तब तक तो ये रहेंगे शांत, तब तक तो ये लॉलीपॉप बाजी का खेल चलता रहेगा। उसके बाद जिस दिन तय कर लिया, उसके बाद ये दोनों खड़े खड़े देखेंगे, ये आप लिख लीजिए आप। और ये बात आपने इस कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट में भी देख लिया। कैबिनेट में सारे कह रहे थे इनको रेल मंत्रालय बनेगा, टॉप 4 मिनिस्ट्रीज बनेगी। मैंने उस दिन आपको कहा था टॉप 4 छोड़िए, टॉप 7 भी नहीं मिलेंगी। और जो स्पीकर की बात है वो आप भूल जाइए। और ये भी जो गेम है पुदेश्वरी का, ये वैसे नहीं है, ये उनके घर में लड़ाई लगाने का काम है। ये उनकी साली है, उसी कम्युनिटी का मैक्सिमम वोट शेयर के हिसाब से है। वो बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन शगुफा छोड़ करके दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। दिस इज टिपिकल ऑफ अमित शाह एंड मोदी। वो हमेशा से ये करते हैं। एलाइज को क्या दिया आप बताइए? पशुपालन मंत्रालय, वो क्या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक को सिविल एविएशन दे दिया। सिविल एविएशन में ना तो एयरपोर्ट आपके पास है, एयरपोर्ट तो अडानी चलाते हैं, एयर इंडिया तक आपने बेच दी है, आपके पास कोई सरकारी एयरलाइंस भी नहीं है। तो एयरपोर्ट के अंदर करेगा क्या वो बैठ के, जो है सिविल एविएशन का मंत्री? ये सारी जो चीजें हैं, ये इनको सबको आईना दिखाया है। दूसरी बात जो है, ये क्यों नहीं बोल पा रहे? दोनों ही नेताओं को अपने अपने प्रदेशों की आर्थिक हालत पता है, वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, वो बनाई जानी है। चंद्रबाबू नायडू की प्रायोरिटी क्या है? वो बड़े महकमे लें, अपनी पार्टी को बचाएं, या सरकार चलाएं। अभी तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली है। अमरावती के लिए उनको बहुत मैसिव पैसा चाहिए। 2018 में आपको याद होगा वो एनडीए से अलग हुए थे। वो किस बात पे हुए थे? वो अलग हुए थे जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी।
तो जब तब नहीं दिया था तो अब दे देंगे क्या? यही मांग बिहार में नीतीश कुमार कब से कर रहे हैं। उसके बाद वो 2 बार पलटी भी मार चुके हैं। बिहार को क्या वो विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? अलाइज थे तब भी नहीं मिला, विरोधी थे तो भी नहीं मिला, अब फिर अलाई है तो भी कितना मिलेगा देख लीजिएगा। बेसिकली नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना नहीं आता, उनको केवल लेना आता है, चाहे वो एलाइज हो चाहे अदरवाइज हो। और इन दोनों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। अगर जो भी स्थिति वाइटल इश्यूज जब आएंगे, इन दोनों के साथ इनकी पार्टी कहां मिलेगी, इनको अंदाजा ही हो सकता है। उद्धव ठाकरे का हाल देख लीजिए, सबसे पुराने एलाई थे, कहां है उनकी पार्टी? उनका चुनाव सिंबल तक नहीं छोड़ा उनके पास। मायावती जो उत्तर प्रदेश की, और नहीं छोड़ दीजिए, देश की नंबर 30 की पार्टी थी, तीसरे नंबर की, आज उनकी विधानसभा में क्या सीट है यूपी में, और देश की लोकसभा में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। किस बात का डर है ये तो वो जाने, लेकिन उनको कितना इफेक्टिवली यूज करे उत्तर प्रदेश में आपने देखा। 14 सीटें मायावती ने हरवा दी जो इंडिया अलायंस को, नहीं तो ये तस्वीर ही कुछ और होती। तो आप समझिए, ये जो जोड़ी है दिल्ली के अंदर, ये साम दाम दंड भेद, ये किसी भी हद तक जाएगी। और ये जो एलआई है ना, सो कॉल्ड, ये आप देखेंगे अकेले खड़े मिलेंगे आपको, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा इनका। अगर इन्होंने समय रहते अपनी आंखें नहीं खोली, पार्टी इंपॉर्टेंट है, संसदीय दल इंपॉर्टेंट है, या अपनी कुर्सी इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपने बात कही कि छोटी मिनिस्ट्री दे दी, मुझे लगता है ये एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, कोई कुछ भी कहता रहे। चूंकि ना तो नीतीश कुमार को अपने परिवार का कोई व्यक्ति बनवाना था, ना चंद्रबाबू नायडू को ही बनवाना था, और कोई सा भी नेता ये नहीं चाहता कि उनकी स्टेट में कोई तगड़ा मंत्री बने अपनी पार्टी से और एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा हो। तो ये मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए सारा खेल हो रहा है। इसमें कोई बहुत बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्पीकर का पद है, अगर इनको नहीं मिला तो फिर वो होगा अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, जो मैंने आपको बताया, जो शिवसेना के साथ हुआ, जो बाकी तमाम लोगों के साथ हुआ, ये आप निश्चित मान के चलिए। जी राजेंद्र जी, अगर जो हेमंत जी ये बात कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ये कुछ ऐसी बात है कि ये चंद्रबाबू नायडू को या फिर नीतीश कुमार को ये पता नहीं है। वो तो भुक्तभोगी हैं, उनको तो पता है और उन्होंने सामने भी देखा है। उन्होंने एनसीपी का हश्र देखा है, उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का उन्होंने हश्र देखा है। इससे पहले जो उनके साथ अलाय पार्टनर रहे हैं, उनका अपने राज्यों में क्या हाल हो गया है, पंजाब से लेकर तमाम जगहों पर देखिए। और कैसे ये पूरी की पूरी ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो है, ये हर कीमत पर जोड़ तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाने में ये माहिर हैं। ये तमाम चीजें तो पता है, ये तो कोई ढकी छिपी बात नहीं है। आखिर फिर इतने झुके हुए चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपने राज्य में इतनी मजबूती से वापसी उन्होंने की है, 16 सांसदों के साथ हैं, जेडीयू 12 सांसदों के साथ है, उन्हें ये पता है यही दोनों बैसाखियां हैं, ये हट गई तो नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। उनके पास इंडिया जैसा एक ऑप्शन मौजूद है। एक आखिरी आस उनको शायद लग रही थी स्पीकर की, अब वो भी लग रहा है कि उनके हाथ से जा रहा है, और जा ही नहीं रहा है बल्कि उनकी साली को उनके सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, और आखिर क्या मजबूरी है इन दोनों की? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि इन लोगों को पहले से ही बता दिया गया था कि यही सब होना है। और इनकी, जैसे आप कह रहे हैं, क्या मजबूरी है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसकी वजह से नीतीश कुमार, मैंने नीतीश कुमार को इतना बेचारगी भरा चेहरा कभी नहीं देखा नीतीश कुमार का। मैं नीतीश कुमार को बहुत करीब से देखता रहा हूँ और कई बार मिला भी हूँ। 2010 से लगातार देख रहा हूँ मैं, लेकिन इतने बेचारे नीतीश कुमार कभी नहीं दिखाई दिए। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री के सामने वो खड़े होते हैं तो उनकी निगाहें पैरों की तरफ होती है, प्रधानमंत्री से नजरें नहीं मिलाते हैं। क्या वजहें हैं? और ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2010 में इन्हीं नरेंद्र मोदी ने एक विज्ञापन छाप दिया था बिहार में और शाम की दावत कैंसिल कर दी थी। ये वो नीतीश कुमार है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बनने पर एनडीए छोड़ दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2022 में ये कहते हुए एनडीए छोड़ा था कि ये लोग हमारी पार्टी तोड़ना चाहता है। और ये बात उन्होंने कही थी कि हमारी पार्टी तोड़ना चाहता है, पहले चुनाव में हमें कमजोर किया, अब पार्टी तोड़ रहा है, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार आज इस स्थिति में आ गए कि वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। आप जो बैठकें हुई पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में, उनमें नीतीश कुमार किस तरह थे, पैर छू रहे थे प्रधानमंत्री के।
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि अमित शाह ने कुछ ऐसी चीज पकड़ रखी है इन लोगों की जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं लेकिन कि तब तो स्पीकर उन्हें के फिर पद। राजेंद्र जी जी। फिर तो उन्हें और इंडिया के साथ जाना चाहिए था। इंडिया तैयार बैठा है। इंडिया आपको स्पीकर पद भी दे देगा, आपको प्रधानमंत्री भी बना सकता था, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं पता है बीजेपी को, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो ये सब कर सकता था। तो अगर उनकी माना कि उन्हें कोई अपनी फाइलें खुलने का डर है और कुछ ऐसा है जो अमित शाह के पास है कमजोर कड़ी, तो सरकार में अगर ये आ जाते तो फिर तो अमित शाह जब सरकार में ही नहीं रहते, सत्ता में ही नहीं रहते, तो फिर तो वो खेल भी नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा समझ से परे लगती है बात। नहीं, आपको जरा समझना पड़ेगा कि जी। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे, कैसे वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया। कांग्रेस ने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया और उन्हें कई जो जैसे सीपीआई का सम्मेलन था या सीपीएमएल का था, जिसमें उन्हें ये कहना पड़ा कि कांग्रेस बहुत धीमे धीमे चल रही है, उसे तेज काम करना चाहिए। और बाद में जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी और जिस तरह से वो आ गए, एनडीए के साथ आ गए, उससे पहले भी इस तरह की बातें लगातार हो रही थी कि इनको संयोजक का पद चाहिए या इस तरह की तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन बाद में कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आया कि हमें पता था कि ये एनडीए में जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। इस तरह का बयान आया। इससे अगर इसके पीछे इन बयानों की जो ये पूरी गतिविधियां रही, इनके बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई फाइल का मामला नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा कोई मामला है। वो ऐसा मामला है कि वो अगर खुल जाए तो नीतीश कुमार शायद इंडिया गठबंधन को उस समय नुकसान होता, और नीतीश कुमार को जो नुकसान होता वो तो होता ही। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने भी इस बात की कोशिश नहीं की कि नीतीश कुमार को मनाया जाए और नीतीश कुमार को अपने साथ रखा जाए। और नीतीश कुमार यही वजह है, वो सीडी है, वो कोई वीडियो है, वो क्या है ये पता नहीं, मैं कह नहीं सकता क्या है, लेकिन वो फाइल वाइल टाइप चीज नहीं है। वो ज्यादा डैमेजिंग चीज है जिसमें नीतीश कुमार की पूरी छवि वो गड़बड़ा जाएगी, ऐसा लगता है। हो सकता कुछ भी ना हो, नीतीश कुमार ही ऐसे हो गए हों, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह के थे और आज जो हैं उसको देख के ऐसा जरूर लगता है कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से नीतीश कुमार इतना इन लोगों के सामने बिछे हुए हैं। जो कहते हैं प्रधानमंत्री, आप जो रैलियां हुई, चुनावी रैलियां हुई, उसमें देखिए नीतीश कुमार किस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफें कर रहे थे। आप जो कहेंगे वो करूंगा और आपके नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। कभी पहले वो एनडीए में पहले भी रहे हैं, कभी इस तरह की बातें उन्होंने नहीं करी। अब जो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ जाते हैं, तो अब मैंने जो कहा उससे ये स्पष्ट होगा कि इंडिया गठबंधन में भी आने से उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी इस तरह की। इस वजह से शायद वो नहीं आ पा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। और जहां तक चंद्रा बाबू की बात है, चंद्रा बाबू के बारे में जब सरकार बन रही थी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि चंद्रा बाबू ये करेंगे और अमित शाह को नहीं रहने देंगे, स्पीकर का पद लेंगे, गृह मंत्रालय पर अपना दावा करेंगे। लेकिन एक भी महत्वपूर्ण मंत्रालय तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जितने मंत्रियों की बात आ रही थी कि 3 मंत्री और 5 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस, वो सब कहीं कुछ हुआ ही नहीं। उनको लगभग उसी तरह की चीजें मिली हैं जो नीतीश कुमार को मिली और जो चिराग पासवान को मिली। चिराग पासवान 5 एमपी के हैं, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बस एमओएस नहीं है उनके पास, और क्या है। तो वैसा ही उनके पास फूड प्रोसेसिंग है, कम से कम बड़ा डिपार्टमेंट है चिराग पासवान के पास। लेकिन जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को भी बनाया गया। और जो चंद्रा बाबू के पास डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसा अभी हेमंत जी ने कहा कि भाई उसमें करने को क्या है, और अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो कर पाएंगे क्या? अडानी के वहां रहते हुए क्या यह संभव है मिनिस्टर कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंट्स भी ऐसे मिले हुए। चंद्रा बाबू की स्थिति दरअसल वहां के पॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं उनकी वजह से चंद्रा बाबू मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति में आए हुए हैं। अब जो बात हेमंत जी ने कही पुरंदेश्वरी को सामने ला करके, मैं तो जरा लाइटर उसमें कहूंगा कि भाई चंद्रा बाबू के परिवार को ही तो दे दिया उन्होंने, दे रहे हैं स्पीकर पर, कि उनके परिवार की हैं, उनके समर्थक रही हैं, पहले जब विद्रोह हुआ था उनके साथ थी।
तो ये चीजें हैं, लेकिन चंद्रबाबू अभी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। आप देखिए, इस सरकार की दिक्कत आएगी तब दिसंबर के महीने में बड़ी दिक्कतों का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा, और वो जब 3 विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, और चाहे झारखंड हो। झारखंड में भी बहुत खराब स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र आप देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो कैबिनेट बनी है, जो मंत्रिमंडल बना है, उसको लेकर के सबसे ज्यादा विरोध की चीजें अगर कहीं से आ रही तो महाराष्ट्र से आ रही है। आप चाहे शिवसेना शिंदे की बात करें, वहां भी असंतोष है। अजित पवार ने तो उन्होंने मंत्री पद स्वीकारने से ही इनकार कर दिया कि हम कैबिनेट नहीं मिलेगा तो हमारा आदमी शपथ नहीं लेगा, हम नहीं बताएंगे कौन जाएगा। तो ये सारी चीजें, और दूसरी तरफ वहां जो इक्वेशन चल रही महाराष्ट्र में, वो भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अजित पवार वापस शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि उनके एमएलए का दबाव उन पर है। ये जो नतीजे आए हैं, इनको देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जो एमएलए उनके साथ गए थे, उन एमएलए के लह रहा है कि अजित पवार के साथ रह के या शरद पवार से अलग रह करके अपना कोई भविष्य नहीं है। और दूसरी तरफ यही बात शिंदे के साथ भी है। शिंदे को अगर मिनिस्ट्रीज अच्छी नहीं मिलती हैं तो शिंदे को भी अपना फ्लॉक संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो जो ठाकरे हैं, ठाकरे के साथ जाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और महाराष्ट्र में एक बार पॉलिटिकल चर्निंग और होगी और नए अलाइनमेंट्स आपको दिखाई देंगे, तब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उस दबाव में आएगी। अब देखिए, एक बात और, जो बात ये कही जा रही है कि सारे जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं, और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा 272 की संख्या तक पहुंचने के लिए या उसको पार करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी 2019 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसको जमीन पर बहुत सपोर्ट था। इस समय जमीन पर सपोर्ट गायब है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कुछ करेगी तो आप ये मान करके चलिए कि और ज्यादा जमीन खोती जाएगी, वो उससे मजबूत नहीं होगी। भले पार्लियामेंट में मजबूत दिखाई दे, जमीन पर वो कमजोर होती जाएगी। जी जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ कही हैं। और हेमंत जी, राजेंद्र जी के जवाब से ही सवाल जो उभरा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 48 सीटें वहां से आती हैं, और वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से, और देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी है वो। और आपने देखा कि किस तरह से वहां जो सियासत की गई, और कल से खबर ये है, बाकायदा तौर पर ये सामने है कि ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं, और वहां तो आप आगे तो छोड़ ही दीजिए, लग रहा है कि इलेक्शन से पहले ही वहां सरकार गिर सकती है। अगर सबसे ज्यादा अस्थिरता की स्थिति कहीं पर है तो वो महाराष्ट्र ही है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा विरोध के स्वर उठे हैं, चाहे वो हम शिंदे ग्रुप के शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, क्योंकि दोनों को ही सिर्फ राज्य मंत्री एमओएस दिया गया है और वो उससे नाखुश हैं। और वही जीतनराम मांझी और इन सबको जो एक है उनको कैबिनेट दे दिया गया है। तो महाराष्ट्र के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या आपको लगता है इन 3 राज्यों के जो चुनाव हैं और चुनाव से के बाद आते हुए नतीजे बीजेपी और इंडिया दोनों ही की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं? कृष्णा जी, कि जो असली खेल होगा वो नवंबर में शुरू हो जाएगा। अक्टूबर के एंड में चुनाव है, मिड अक्टूबर के दौरान में चुनाव होता है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में। और जैसे ही तीनों स्टेट्स के परिणाम आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक बार में हिलना तय है। और वो क्यों हिलना तय है कि दे आर लूजिंग द ग्राउंड वेरी शार्पली। तीनों ही स्टेट को ऐसी स्टेट नहीं है। आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जैसे भी धक्के से सरकार बनाई, उसके बावजूद भी 2 साल से बीएमसी तक का चुनाव नहीं करा पा रहे, जबकि सरकार अपनी है इनकी, धक्के से बनाई, तोड़ फोड़ करके बनाई। हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे इस विधानसभा चुनाव के, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें 90 में से 46 सीटों पर कांग्रेस ने लीड किया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 288 में जो पार्लियामेंट असेंबली की सीट है, उनमें से 150 प्लस में शरद पवार और कांग्रेस वाले अलायंस ने किया है। वहां पर जो हेमंत सोरेन है उनको उसमें जेल में डाल रखा आपने। इन तीनों ही स्टेट्स के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी जो दिशा चल रही है
उसमें अगर चुनाव हारती है तो उसके बाद निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार के अंदर एक शिवरिंग आनी तय है। और इसलिए मैंने कहा कि तब तक मोदी और शाह शांत रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि ग्राउंड स्लिप हो रहा है, उसके बाद वो खेल होगा जिसका हमने पहले जिक्र किया, चाहे वो टीडीपी के साथ हो, चाहे वो जेडीयू के साथ हो, और चाहे तमाम और लोगों के साथ भी हो। वो खेल क्या है कि जो एक एक दो दो दलों वाले हैं उनको शामिल कराना, वो उनके बाएं हाथ का खेल है। आप ये बताइए, उद्धव ठाकरे वो व्यक्ति थे, मिश्रा जी, तिवारी जी बहुत सीनियर आदमी है, हमारे साथी है। उद्धव ठाकरे ने ओपन चैलेंज किया था महाराष्ट्र के अंदर कि मेरा एक एमएलए तोड़ के दिखाओ। ओपन चैलेंज किया था और इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। और आज हालत देखिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़िए, सिंबल भी नहीं है उनके पास। ये है अमित शाह की सत्ता की ताकत, ये एजेंसियों की ताकत है। इसको कोई व्यक्ति अपनी ताकत मान ले, ये उसकी गलतफहमी है। ये सत्ता की ताकत है। सत्ता छोड़ करके दिखाइए आप इन इन उसके साथ, लेकिन धनबल के साथ। हेमंत जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है जो मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि 2019 वाली ये सरकार नहीं है, ये 2024 वाली सरकार है जो बैसाखियों वाली सरकार है। और उनको ये भी पता है कि जनता ने उन्हें नकारा है। नरेंद्र मोदी का मैजिक चला नहीं है, सांप्रदायिक कार्ड उनका चला नहीं है। अगर ये 3 राज्य भी लूज कर देते हैं तो फिर भी आपको लगता है, फिर तो लगता है कि शायद ये एजेंसीज का इस्तेमाल अगर वो करते तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये हवा उनके खिलाफ है जमीन पर, लोकसभा से लेकर और विधानसभा के चुनाव तक। और अगर तीनों राज्य जीत जाती है, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, जिसके बहुत ज्यादा आसार हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत होकर आएगा और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। और उसके पास आने के लिए जो दल शायद अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो शायद ज्यादा तेजी से जाएंगे। तो नहीं, आपको नहीं लगता ये 6 महीने का खेल है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है? वी आर ऑलरेडी इनटू द जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दैट्स इट। और जो आपने कहा वो आदर्शवाद की बात है, कमजोर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सत्ता के शेर हैं, सत्ता के अंदर रहते ये किसी चीज को नहीं देखते। और जब सत्ता नहीं रहेगी फिर आप इनको ढूंढते रह जाएंगे, ये मान के चलिए। तो ये कोई भी साम दाम दंड भेद नहीं छोड़ने वाले हैं। और क्या गारंटी है कि इंडिया अलायंस को इकट्ठा रहने देंगे? ये जिस तरीके से ये पहले करते आए हैं, एजेंसीज का यूज करते हुए, ये किसको बख्शेंगे? जब शरद पवार के जो छाया है वो अजीत पवार थे, उनकी पार्टी तुड़वा दी, बताइए आप। और आज हालत ये है अजीत पवार को, मुझे सरप्राइज नहीं होगा बिल्कुल भी कि अजीत पवार वापस शरद पवार के पास आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। यही स्थिति शिंदे की भी हो सकती है, तो उनकी भी तो 7 सीट है। आप केवल इन 2 को क्यों बता रही हैं कि जेडीयू और टीडीपी? उनके निशाने पर बहुत लंबी लिस्ट है। दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। उनके लिए या तो माईवे है या हाईवे है। और आपने कहीं भी प्रधानमंत्री या अमित शाह के चेहरे पर कोई शिकन देखी है क्या अब तक? पार्टी के अंदर खुशी का माहौल बिल्कुल नहीं है। आपने मोदी जी को भाषण देते हुए देखा, अपने नए मंत्रियों को, सबके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी, कोई सेलिब्रेटरी मूड नहीं था। उसके बावजूद आपको लगता है कि मोदी जी कहीं रिकंसिलेटरी उस मूड में है या अमित शाह कहीं रिकंसिलेटरी मूड में? कहीं कुछ नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। दे विल हिट द ऑन द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट अपॉर्चुनिटी विल कम इन समवेयर इन अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक, जहां पर ये अपना पूरा खेल आपको इन असली रूप में दिखाई देंगे। चाहे वो जेडीयू का मामला हो, चाहे वो टीडीपी का मामला हो, जो उछल कूद करेगा। और टू दैट एक्सटेंट अजीत पवार, टू दैट एक्सटेंट अपने शिंदे, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। उनको नंबर 273 चाहिए, और वो किसी भी किसी कीमत पे येन केन प्रकरण, जब तक उनके पास सत्ता है, यू कैनॉट बी श्योर कि वो कब क्या कर देंगे, ये मान के चलिए। और उनकी जो गेम प्लान है, देखिए, जिस तरीके से अमित शाह चाणक्य है ना, वैसे कोई भी चाणक्य हो सकता है। सत्ता बल आपके पास है, धन बल आपके पास है, एजेंसी बल आपके पास है, फिर तो करना क्या है? शाम तक पकड़ के ही लाने, और वो करते रहे ये काम। तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। और जो इन दोनों की स्थिति है, चंद्रबाबू नायडू की और जो नीतीश कुमार की, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूंगा कि इन दोनों के संसदीय दलों को आप ढूंढते रह जाएंगे, केवल वक्त की बात है। जी, राजेंद्र जी, अब इसी मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति, उसकी स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो पता है कि अब आने वाला जो भी पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें नाकू चने चबा देगा इस बार विपक्ष, और विपक्ष बहुत ही आक्रामक मूड में है, ये भी नजर आ रहा है। उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, जिसके अब अभी लद्दाख के भी एक इंडिपेंडेंट जो एमपी हैं वो भी शामिल हो गए हैं, तो अब उनकी संख्या 102 103 हो गई है।
और लगातार अगर हम 234 की बात करें तो शायद अब 234 से बढ़कर ये 237 तक हो गया है। और अभी अगर हम देखते हैं तो नंबर गेम की अगर हम बात करें तो लगभग सेम ही चाहिए दोनों को, थोड़ा बहुत ही फर्क है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच की स्थिति में है फिलहाल, या आपको लगता है कोई अंदर खाने इस तरह का गेम है जो चल रहा है? और दूसरा मेरा सवाल, आपको नहीं लगता कि इस बार के नरेंद्र मोदी मजबूर नरेंद्र मोदी हैं, झुके हुए नरेंद्र मोदी हैं, ये उस तरह से अपने नैरेटिव को सेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से 2019 और 14 में किया, क्योंकि उनको पता है उनके कोई भी सांप्रदायिक कार्ड से लेकर मंदिर से लेकर विश्वगुरु की उनकी छवि, हिंदू हृदय सम्राट, 56 इंच, एक अकेला सब पे भारी, ये सब तो फेल हो गए, ये सब तो भरभरा के गिरे हैं। और उसका एग्जाम्पल अयोध्या और वाराणसी से 1.5 लाख से उनकी जीत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल काम मुझे दिखाई देता है। उसकी वजह आप उसके जो पार्टनर ग्रुप्स हैं उनको सबसे कमजोर कड़ी उसमें आप है। आपके सिर्फ 3 एमपीज हैं, बाकी कोई ऐसा पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए या आरजेडी को ले लीजिए, इनके टूटने की संभावना तो बिल्कुल, इनके मेंबर्स के भी टूटने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। डीएमके को ले लीजिए जो सबसे बड़ा पार्टनर समाजवादी पार्टी के बाद है, फिर उसके बाद शरद पवार और ठाकरे, और जो इस ग्रुपिंग से बाहर होकर के मतलब जो आपस में मिल करके चुनाव नहीं लड़े, ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को अगर आना होता तो वो अब तक वो चीजें हो गई होती। ममता बनर्जी भी इस तरफ नहीं जा रही है और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के एमपीज भी टूटेंगे। हो उल्टा रहा है, बंगाल में उल्टा मामला चल रहा है इस समय। बंगाल में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोग अपनी लीडरशिप पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हम हार गए यहाँ पर, और जो बाहर से लोग आए हैं उन लोगों को तवज्जो दी गई और अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई। और इसके चलते ये भी हो सकता है कि और लोग जो आए हैं पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, वो और ज्यादा अभी वापस टीएमसी में चले जाएं। इससे भारतीय जनता पार्टी और कमजोर होने वाली है बंगाल में। वही अभी महाराष्ट्र की बात आप लोगों ने की ही, महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अजित पवार के लोग वापस जा सकते हैं, जो एमएलएज हैं। एमपी तो उनका एक ही है, और शिंदे ग्रुप के लोग भी जो एमपीज भी हैं उनको भी ये लग रहा है कि शायद हम ज्यादा सिक्योर ठाकरे के साथ हैं इनके मुकाबले, और उनके एमएलएज के साथ भी ये लग रहा है। तो ऐसे में ये थोड़ा मुश्किल काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह और मोदी जी के लिए, कि वो इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़ सके और इससे वो 272 तक पहुंच सके। ऐसा मुझे नहीं लग रहा। दूसरी बात अब आई कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनको तोड़े। तो उसमें एक तो टीडीपी है, क्या टीडीपी को तोड़ पाएंगे? 16 सांसद हैं, क्या 16 में से मेजॉरिटी सांसद वो अपनी तरफ ला पाएंगे? अगर वो ले आते हैं उसके बाद भी क्या वो 272 तक पहुंच रहे हैं? और वही सवाल मेरा नीतीश कुमार के सांसदों को लेकर के भी है। नीतीश कुमार के जो सांसद, एक बात समझने की है बिहार को लेकर खास तौर पे, नीतीश कुमार की 12 सीटें कैसे आई, और इसी पर यह निर्भर करता है कि नीतीश कुमार के सांसद टूटेंगे या नहीं। नीतीश कुमार की 12 सीटें सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जो आरक्षण बढ़ाया है उसकी वजह से आई, और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके विपरीत ध्रुव पे खड़ी है। तो जो लोग जीते हैं वो लोग क्या ये जोखिम उठा पाएंगे ऐसे समय में जब नैरेटिव बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जमीन पर? तो ये एक मुश्किल काम दिख रहा है। हालांकि अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत रहती है सीबीआई और ईडी और इन सब की। जैसा हेमंत जी ने कहा, ये सब नहीं होता तब तो बिल्कुल ही संभव नहीं था, लेकिन हो सकता है ईडी, जैसे नीतीश कुमार की बात हो रही, जैसे मैं खुद मानता हूं नीतीश कुमार की कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीजें हों तो अलग बात है। एक बात ये। दूसरी बात जो आपने कही, क्या इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच की स्थिति में है? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की मौका मिलने पर भी शायद ही सरकार बनाए, और नहीं बनाएगा तो ज्यादा मजबूत होगा। अगर वो ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल की स्थितियां हो जाएंगी। जो नैरेटिव आज उनके
सपोर्ट में दिखाई देते हैं, वो नैरेटिव्स कहीं ना कहीं कमजोर होंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, और उसमें कांग्रेस को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा शायद जब चुनाव होगा तब नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाने के खेल में आएगी अभी। क्या आपको लग रहा है कि ये वेट भी कर रही है कांग्रेस, या फिर इंडिया गठबंधन का के इंतजार ये कर रहा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा खुद हो जाएं कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाए और फिर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिले? अभी आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे मौके उनके पास आ सकते हैं, जो फाइनेंस बिल से लेकर तमाम बिल्स जो पेश किए जाएंगे, जहां पर बहुमत से पास कराने की जरूरत होती है 1/3 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो तब उनके पास इस तरह के मौके आ सकते हैं। क्योंकि मेरी बात यशवंत सिन्हा से हो रही थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनका ये कहना था कि इंडिया गठबंधन के पास आने वाले वक्त में अभी कई ऐसे सुनहरे मौके आने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उसका इंतजार कर रहा है। देखिए, पहला सुनहरा मौका तो विश्वास मत हासिल करने के दौरान ही है, और उसमें देखना होगा कि क्या होता है, क्या मोदी सरकार विश्वास मत हासिल कर पाती है। ये एक बड़ा मेरे दिमाग में तो ये सवाल है, और मैं खास तौर पे इंतजार कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट शुरू हो और इनको विश्वास मत हासिल करना होगा। क्योंकि एक बार आप अगर गवर्नमेंट में नहीं रहे, उसके बाद तो फिर दिक्कत फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो स्थिति इसी तरह से कभी आएगी जब यकायक सुबह आप कुछ और सोच रहे होंगे और शाम को आप गवर्नमेंट में नहीं होंगे। जो आप कह रही हैं जो बात, ये हो सकता है कि विश्वास मत के दौरान ही ये चीज हो जाए, हो सकता है कि उसके बाद जब बजट आए तब ये चीज हो जाए, फाइनेंस बिल पे ये चीज हो जाए, और अगर इस दौरान नहीं हुआ तो आप मान करके चलिए दिसंबर में इस तरह की स्थिति बनने वाली है जब सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। और सरकार कैसे बचेगी, ये अमित शाह का टेस्ट होगा, वो कि सरकार बचेगी कैसे बचाएंगे वो। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण है और उसी फ्लोर टेस्ट की बात हम कर भी रहे हैं। हेमंत अत्री जी, बताया जा रहा है कि शायद 20 तारीख वो डेट है जब फ्लोर टेस्ट हो सकता है सरकार का। क्या आपको लग रहा है कि उस वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन उस चीज का इंतजार कर रहा है? जेडीयू और टीडीपी की अगर हम बात करते हैं, दोनों की ही बात करें, तो हमने देखा कि उनके साथ जो कुछ किया गया, किस तरह से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ईडी की जांच, उसके बाद उनका जेल में जाना, और फिर उनकी फैमिली को लेकर जिस तरह की तमाम बातें कही गई, वो रोते हुए उनका वो वीडियो वायरल है। हमने ये भी देखा कि चंद्रबाबू नायडू यही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक कहा था, और उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कि वो किस मामले में सीनियर हैं, इस सब की बात, और उन्होंने रामाराव का जिक्र करते हुए तमाम बातें वहां पर कही थी। और नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जब नीतीश कुमार कोई बात बहुत कन्विक्शन से कह रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा मुझे लगता है कि अंडरलाइन करके ये पढ़ना चाहिए कि वो ऐसा ही करेंगे, यानी कि जो नहीं कह रहे वो जरूर करेंगे, क्योंकि यही उन्होंने किया है अब तक उनकी सियासत में। तो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होना तो बाकी है, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार खुश नजर आते हैं, ना ही चंद्रबाबू नायडू खुश नजर आते हैं। अगर वो सरकार में होल हार्टेडली अगर शामिल हुए हैं तो उनका चेहरा आप देखिए, मैंने एक बार भी उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुस्कुरा तो मोदी जी भी नहीं रहे, मुस्कुरा तो उनका कैबिनेट भी नहीं रहा है। जब आपने 4 दिन पहले जो फोटो आया था, उनके चेहरे पे सबके हवाइयां उड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों। सारों के किसी के चेहरे पे कोई जोश या जश्न की कोई बात, वो जो प्रधानमंत्री एडमास्टरी कर रहे थे और सारे जो डेजिग्नेटेड मंत्री थे उनको बुलाया था, वो सारी चीज थी। आपने एक बात कही कि विश्वास मत से पहले स्पीकर का चुनाव भी होगा, और ये वो बिंदु है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देंगे, उसके इमीडिएटली बाद पहले स्पीकर का चुनाव होता है, विश्वास मत बाद में होगा। तो अगर जो असली जो जिसपे गिद्ध दृष्टि इंडिया अलायंस की भी है और सबकी है कि क्या इतने आसानी से नीतीश कुमार और जेडीयू अपने क्या नाम है इनका, चंद्रबाबू नायडू, इतनी आसानी से स्पीकर का पद जाने देंगे क्या? अगर उन्होंने अब स्पीकर का पद नहीं लिया, मैंने आपको पहले भी कहा, उनकी पार्टी का स्वाह होना तय है, एक। दूसरा, अगर स्पीकर के पद के ऊपर कोई खेल होता है तो फिर सारा खेल वहीं जम जाएगा, फिर कोई और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर विश्वास मत की नौबत का आएगी। अगर रूलिंग पार्टी का स्पीकर का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है, फिर तो बाकी कहानी तो खत्म होगी ना, सरकार तो गिर की उस दिन। तो ये सारी चीजें हैं, इंडिया अलायंस पर गिद्ध दृष्टि लगा के बैठा है।
सवाल ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने उतना सरेंडर कर दिया है जो अपेरेंटली दिख रहा है, या कुछ मोल भाव की गुंजाइश है, या उन्होंने अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है जैसे नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। राजेंद्र जी ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि वो क्या चीज है। वो चीज इस केस में कोई बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं है। असली उंगली और जो संशय उठ रहा है वो उनकी सेहत को लेकर के उठ रहा है। तो ऐसी कोई न कोई चीज जिसमें हो सकता है कि ही माइट हैव नॉट बी इन हिज सेंसेस, और उस तरह की कोई चीज, भगवान करे ऐसा ना हो, वो बहुत लंबा स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन जो पूरे उसके दौरान देखा, 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की अलग अलग अवसरों पे, और कभी किसी एलाई पार्टनर को आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेके आज लाते हुए नहीं देखा होगा। वो नीतीश कुमार ने किया वहां बिहार के अंदर जब रोड शो हो रहा था। तो कुल मिलाकर के अपेरेंटली ऐसा लगा कि ही इज नॉट इन हिज बेस्ट ऑफ द सेंसेस, और उसी का कोई लाभ तो नहीं उठा रहे ये लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में चल रही हैं तमाम तरह की, लेकिन उनके पास अगर कोई एक मौका होगा, विश्वास मत से पहले भी है बुशरा जी, और वो मौका है स्पीकर के चुनाव का। तो क्या इन्होंने सरेंडर कर दिया है? नहीं, ये विश्वास मत से पहले ही क्लियर हो जाएगा। अगर बीजेपी का स्पीकर बना तो इसका मतलब दे सरेंडर, क्योंकि ना तो कैबिनेट में कुछ मिला लंबा चौड़ा, और स्पीकर का पद भी वहां चला गया। फिर तो उन्होंने अपना जो भाग्य है उनके हाथ में दे दिया ना बीजेपी के, और यही सबसे बड़ी चिंता उनको होनी चाहिए। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे ये सामने आ जाएगी सारी बात। जी बिल्कुल। और राजेंद्र जी, तो अगर उन्हीं की साली को, चंद्रबाबू नायडू की साली को ही उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया जाए और उनको अगर स्पीकर बनाया जाए, तब भी आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं करेंगे, कोई नाराजगी नहीं जाहिर करेंगे, फिर भी वो इसी तरह की सरेंडर भूमिका में रहेंगे? क्योंकि यहाँ तो आप सीधे तौर पर देखें तो चंद्रबाबू नायडू का जो वोट बैंक है, जो उनका बेस है, जिस समाज से, कुमी समाज से वो आते हैं, उसी से उनकी साली आती हैं, ये तो सीधा सीधा उस पर प्रहार है। आप एक तरह से चंद्रबाबू नायडू के सामने एक बड़े नेता को आप सामने खड़ा कर रहे हैं। भले ही ये कहें कि रामाराव का जब तख्ता पलट हुआ था तब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था, और यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी ये कार्ड खेल रही हो कि अब जब उनको स्पीकर के पद के तौर पर, स्पीकर के तौर पर हम सामने लाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू आपत्ति नहीं जता पाएंगे। तो क्या ये कोई खेल है, या आप इसके पीछे कोई और खेल समझ रहे हैं? भाई ये तो उनकी सिस्टर इन लॉ है। चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने फादर इन लॉ को नहीं बख्शा था, तो उनको उनको वो किया था, अपदस्थ किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हेमंत जी जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये बात दिख रही है कि अगर विपक्ष का कोई प्रत्याशी होता है तो, और होगा ही, तो देखना पड़ेगा कि जेडीयू के सांसद और चंद्रबाबू के सांसद, चंद्रबाबू ही नहीं, पवन कल्याण भी, उनके भी 2 सांसद हैं, और इधर आरएलडी 2 सांसद इनके, तो इनको भी साथ में जोड़ के चले आप। 16 और 2 18, और इधर 12 2 14, 14 और 18 32 सांसदों का मामला है। ये 32 सांसद किस तरफ जाएंगे, या इनमें से मेजॉरिटी किस तरफ जाएंगे, उससे चीजें तय हो जाएंगी। और जब ये लोग, मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू की इस बात को लेकर के बात हुई होंगी, शुरू में बात हुई होंगी, और इसको माना नहीं गया हो, तो ये एक मौका है जिसमें चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों ये दिखा सकते हैं कि भाई, और हो सकता है उससे पहले डील हो जाए, ये भी हो सकता है, उससे पहले डील हो जाए और चीजें तय हो जाए कि चंद्रबाबू को स्पीकर मिलेगा। लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता। एक बात और ध्यान देने की है, वो बात यह है कि एनडीए खेमे में, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जीत करके आए हैं, उनमें से 106 लोग ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस की बैकग्राउंड है, और ये बात बीजेपी के खेमे में चिंता की बात है कि भले अभी चीजें नहीं दिखाई दें, आने वाले दिनों में कुछ खेल हो सकता है इस तरह का। तो भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है, बट वो एक ब्रेव फेस सामने रख रहे हैं। मोदी जी, आप देखिए, वो बातें मोदी जी के चेहरे पे वो चीज नहीं दिखाई दे रही जो आज से 3 महीने पहले जिस तरह का उनका चेहरा था चुनाव शुरू होने से पहले, और आज जो चेहरा है हमेशा एक आशंकाओं से भरा हुआ, सोच विचार में पड़े हुए, चिंतित, उस तरह का चेहरा मोदी जी का दिखाई देता है। उनके चेहरे पर भी वो जो पहले कॉन्फिडेंस दिखता था, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। और ये सारी चीजें
पूरी कहानी कहती हैं कि चल क्या रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो एक एक लाइन जो आपने बहुत मार्के की यहाँ पर कही है, वो 106 सांसद वाली, कि वो इधर से उधर गए क्यों थे, या फिर वो इस सत्ता के लिए, पावर के लिए। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि आइडियोलॉजिकली अगर वो इधर ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां उनको इज्जत भी मिल सकती है, जहां उनको नाम भी मिल सकता है, जहां उन्हें जी हुजूरी उस तरह से नहीं करनी पड़ेगी जो बीजेपी में की जाती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस गवर्नमेंट में, जहां पर सिर्फ सर झुकाकर ही आप रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें जैसे ही मौका मिलता है तो वो पाला बदल सकते हैं। तो गेम इज स्टिल ऑन हेमंत जी, और कुछ भी हो सकता है। यही यही तो इस बार के रिजल्ट हैं। चुनाव जितना इंटरेस्टिंग था उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट इंटरेस्टिंग आए हैं। क्या ये 106 की कहानी आपको लगता है आगे जाके कुछ फायदेमंद कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है? ये जो गए हैं सारे, दे आर ऑल रैंक अपॉर्चुनिस्ट। वो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उनका दांव लगना चाहिए, वो कल को वापस आ जाएंगे कांग्रेस में भी। लेकिन कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद आएंगे वो वाया राज्यसभा। कांग्रेस ही राज्यसभा के ज्यादा चैंपियन होते हैं, जुगाड़ के ज्यादा चैंपियन होते हैं। यहां तो इन्होंने उनको चुनाव लड़वा दिया और उसके तमाम कारणों से जीत नहीं गए, धनबल और तमाम कारणों के कारण। जो ये लोग जो गए हैं 106, ये सारे के सारे रैंक अपॉर्चुनिस्ट। इनका कोई मतलब नहीं किसी विचारधारा से। और मोदी जी जो कहते थे परिवारवाद, वो परिवारवाद की लिस्ट देख लीजिए उनकी कैबिनेट में। उनकी कैबिनेट में 16 लोग हैं जो परिवारवादी। एक इंटरेस्टिंग चीज जिसको हम सारे मिस कर रहे हैं, वो कल सबसे इंटरेस्टिंग घटना 4 बजे कल शाम को आरएसएस में हुई है, जो मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है। 4 जून को परिणाम आए थे बुशरा जी, और पिछले 3 महीने से पूरी की पूरी आरएसएस को जैसे सांप सूंघा हुआ था। कोई भी चू नहीं कर रहा था किसी भी बात को लेकर के। और कल जब एक वर्ग था उनका, जो प्रशिक्षण वर्ग होता है आरएसएस का, उसमें मोहन भागवत ने जो बातें कही, मुझे तो अटल जी की याद आई कि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर खास तरह का एक राज धर्म निभाने की बात उन्होंने इनडायरेक्टली कह दी है। कल उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत मार्के की बातें कही। उन्होंने सबसे पहले मणिपुर का याद दिलाया कि मणिपुर 1 साल से त्राही त्राही कर रहा है। उनके शब्द बता रहा हूं मैं, मेरे नहीं, कि मणिपुर 1 साल से त्राही त्राही कर रहा है। ये क्यों हुआ, ये किसने किया, ये किसने होने दिया, इसको शांत किया जाना चाहिए। ये दिस इज मर्मरिंग फ्रॉम विद इन बीजेपी एंड आरएसएस, पहली घटना। दूसरा, उन्होंने मणिपुर के बाद उन्होंने कहा कि ये झूठ के ऊपर उसका उनका अटैक था, झूठ का जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने विरोधी दलों के साथ शत्रुता का जिक्र किया, फिर उन्होंने सेवा का जिक्र किया, और फिर उन्होंने अहंकार का जिक्र किया। तो मुझे तो ये लगा कि अटल जी दोबारा प्रकट होकर के नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं कि देखो भाई, ये तुम ये मत करो। इस देश के अंदर झूठ का, जो पिछले पूरे 10 साल से आप देख रही है, झूठ का कोई अगर पर्यायवाची है तो प्रधानमंत्री जी जब भी मुंह खोलते हैं तो झूठ ही बरसती है। अहंकार की प्रतिमूर्ति प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आरएसएस क्या सिखाती है? सरलता और सादगी। और प्रधानमंत्री का जो लाइफस्टाइल है वो तो पूरी दुनिया में किसी लीडर का नहीं है। आज की जो वर्ल्ड लीडर कंटेम्प्रेरी है, किसी की वो शान शौकत दिखा दीजिए जो नरेंद्र मोदी की है। तो आरएसएस कहीं ना कहीं अपने मन में ये झांक रही होगी, सोच रही होगी, जो कल जो शब्द निकले हैं उनके मुंह से भागवत के, कि यार ये हमारे स्वयं सेवक है और उनका ये लाइफस्टाइल है। तो उन्होंने कल बहुत सारी पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश की है। और टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल पोर्टफोलियोज बटे थे और उसी टाइम ये खबर चल रही थी कि विपक्ष को आप शत्रु मत माने, उनको आप प्रतिपक्ष माने। लेकिन मोदी जी की तो पूरी की पूरी 10 साल की राजनीति और गुजरात की राजनीति देख लीजिए आप। कंप्लीटली विश्व विपक्ष को वो ना केवल डिमीन करते हैं बल्कि कंप्लीटली शत्रुता का भाव रखते हैं और किसी विरोधी को बख्शते नहीं। उनके सारे विरोधी आज कहां कहां जरा देख लीजिए आप। तो ये सारी चीजें जो कल आरएसएस एक्शन में आई है, मुझे लगता है ये भी एक इंडिकेशन है कि वो बोल बेशक नहीं पा रहे थे। नड्डा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि वी आर नाउ ऑन आवर ओन, और हम आरएसएस से भी बड़े हो गए। एक तरीके से उनके कहने का मतलब ये था, आत्मनिर्भर हो गए थे वो भी। और उसके बावजूद भी आरएसएस से कहीं कोई मर्मरिंग नहीं सुनाई थी। कल जो मोहन भागवत की बात आई है, इसको बिटवीन द लाइन्स मुझे लगता है सारों को पढ़ना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी की वाकारे शैली पर एक सीधी टिप्पणी अगर मैं मानूं तो वो मोहन भागवत की है। उनके कामकाज के, उनके जीवन शैली पे, उनके बातचीत के लहजे पर, उनके सत्ता चलाने के उस पर, गवर्नेंस के सारे मॉडल पर, मणिपुर को लेकर के जिस तरीके की चीजें हुई,
तो मुझे लगता है आरएसएस ने कल एक बहुत पहली बार मुंह खोला भागवत ने, और उन्होंने आईना दिखाया। मोदी जी इसको किस रूप में लेंगे वो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। राजेंद्र जी, शायद बुशरा जी फ्रीज हो गई हैं। हाँ, हमें तो लगता है फ्रीज हाँ हो जी, गई। जी जी, तो यू कैन कंटिन्यू सर फॉर एनीथिंग जो बचा हुआ है पूरा मामले में। नहीं, तो जो आप बात कह रहे हैं आरएसएस का भी मुझे बहुत, जो जो बातें आरएसएस कहता है, और या इससे पहले भी इस तरह की बातें आरएसएस कह चुका है, उसका कोई असर गवर्नमेंट पर पड़ेगा मुझे लगता नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसका कोई असर गवर्नमेंट पर पड़ने वाला है, और आरएसएस भी इसलिए कह रहा है कि उसका असर पड़े। आरएसएस की ढेर सारी चीजें आप देखिए, वो लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को का बचाव की, उनके उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसको डाइल्यूट कर सके, और उस डाइल्यूट करने को लेकर के इस तरह के बयान आ जाते हैं। बाकी सारा एजेंडा तो आरएसएस का ये लोग चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस को और क्या चाहिए? आरएसएस को इनसे अगर दिक्कत होती तो वो लोग, जब अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं की है और उसके विधिवत नेता नहीं चुने गए हैं, ऐसी खबर अब तक नहीं आई है। चुपचाप कहीं हो गया हो तो अलग बात है, पब्लिक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आरएसएस को अगर कुछ बात करनी है तो इस तरह की चीज हो सकती है कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो जिनको आरएसएस का सपोर्ट रहता है, गडकरी हैं और शिवराज सिंह चौहान हैं, ऐसे और भी लोग हैं, राजनाथ सिंह खुद हैं, तो ये सारे लोग ये सवाल खड़ा कर सकते हैं ना। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, एनडीए के नेता चुन लिए गए। मुझे तो लगता है एनडीए की जो पार्टीज है उनकी भी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, उनका नेता कौन है ये भी तय नहीं हुआ है। तो ये कुछ चीज का हो हुआ है। सकती है। नहीं राजेंद्र जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी तो है ना, कि जैसे बाकियों ने सरेंडर कर रखा है, पिछले 3 महीने से भी लग रहा है कि आरएसएस ने भी कंप्लीटली अनकंडीशनल सरेंडर कर रखा है। जब हाँ नड्डा ने बिल्कुल। इतनी बात कह दी, नड्डा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कह दे, वो नड्डा भी आरएसएस के ही नॉमिनी थे अध्यक्ष के रूप में। तो हम्म। उनका ये कहना और उसके बावजूद भी चुप्पी साध लेना, ये दिखाता है कि ना केवल बाकी चीजें, आरएसएस जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसने भी अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया है मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके सिस्टम के सामने। क्योंकि अब वो आरएसएस रहा नहीं, वो सादगी सरलता उनमें भी नहीं रही, वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। हाँ उनको भी अब बिल्कुल। चार्टेड प्लेन्स की आदत होगी। जो लोग स्कूटर पे घूमते थे आरएसएस के, वो आजकल चार्टेड प्लेन्स में घूम रहे हैं। दिन में दूसरा एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनते हैं। सारे के सारे मोदी जी को ही तो वो करते हैं ना। जो मनोहर लाल खट्टर को देख लीजिए, तमाम लोग ऐसे हैं। तो जिनकी जो शैली है, जो अपने आप को स्वयं सेवक कहते थे, और आज उनका जो जीवन शैली है राजसी, वो तमाम ऐसी चीजें आरएसएस के अंदर भी सत्ता के साथ वो आई हैं, जिसके कारण उनका वो नैतिक बल नहीं रहा कि वो चेक कर सके कि सरकार कर क्या रही है। कह तो वो देते, लेकिन वो जो इफेक्टिव चेक था, इंटरवेंशन था, वो मुझे लगता है वो मॉरलिटी दे हैव लॉस्ट इट। जी। जी। तो जाहिर सी बात है, बीच में मेरी गैर मौजूदगी में आप दोनों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम को संभाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी और हेमंत जी। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बीच में संपर्क टूट गया था, लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो फिलहाल की तस्वीर अभी उभर कर आई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर ये देखना होगा कि स्पीकर की जब हम बात करते हैं, और स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वजह है लगातार ये बात बार बार कही जा रही है कि स्पीकर कौन बनता है। इससे बहुत सारी चीजें आगे आने वाले वक्त में तय होनी है और देखी जानी है। तो देखना ये होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। यही है इस सरकार का अभी तक का कंक्लूजन हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां उसने जेडीयू और टीडीपी के लिए पैदा की हैं, मंत्रालयों के नाम पर जो फॉर्मेलिटी की है, और स्पीकर पद भी लग रहा है कि शायद ना दिया जाए, तो आगे देखना है कि ये सरकार फिर कितने दिन तक टिक पाती है। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।